नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। एचएस प्रणॉय पहुंचे जापान ओपन के दूसरे दौर में। पहले दौर में किदाम्बी श्रीकांत को दी मात। वहीं पीवी सिंधु आज से करेंगी अपने अभियान की शुरुआत। थाईलैंड ओपन में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन। भाग्यवती कचरी ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का। वहीं आशीष और हसमुद्दीन भी पहुंचे अंतिम 8 में। आईसीसी की ताजा जारी टेस्ट रैंकिंग्स में भारत शीर्ष पर कायम। वहीं बल्लेबाजों में भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले स्थान पर बरकरार। और आज से टोक्यो ओलंपिक खेलों की उल्टी गिनती शुरू। ठीक एक साल बाद 24 जुलाई 2020 से होगी टोक्यो ओलंपिक खेलों की शुरुआत। सबसे पहले बात बैडमिंटन की। जापान ओपन में आज भारत के एचएस प्रणॉय ने भारत के ही किदाम्बी श्रीकांत को मात देकर दूसरे दौर में जगह बनाई। प्रणॉय ने कड़े मुकाबले में श्रीकांत को 13-21, 21-11, 22-20 से मात दी। इससे पहले कल खेले गए मुकाबलों में भारत के बी साई प्रणीत ने स्थानीय खिलाड़ी केंटा निशिमोतो को सीधे गेम्स में 21-17, 21-13 से मात दी थी। अब अंतिम 16 में प्रणीत का सामना जापान के ही खिलाड़ी कांता सुनेयामा से होगा। भारत के सात्विक सिराज और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने जर्मनी के मार्विन सीडेल और लिंडा एफलर को मिश्रित युगल मुकाबले में 21-14, 21-19 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। वहीं मनु अत्री और सुमित रेड्डी पुरुष युगल की पहले दौर की बाधा पार करने में नाकाम रहे। उन्हें मलेशिया के इसुद्दीन नूर और पेई गोह की जोड़ी ने 21-12, 21-16 से शिकस्त दी। भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जापान ओपन में आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। जापान ओपन में जीत के साथ सिंधु इस साल के खिताबी सूखे को खत्म करना चाहेंगी। सिंधु को इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में जापान की अकाने यामागुची के हाथों मात मिली थी। भाग्यवती कचरी ने बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए इस टूर्नामेंट का पहला पदक पक्का किया। 2 महीने पहले ही इंडिया ओपन में स्वर्ण पदक जीतने वाली असम की भाग्यवती ने वियतनाम की नगुएन हुओंग को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 69 किलो वर्ग में भारत के आशीष कुमार भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। उन्होंने क्रोएशिया के पीटर सेटिनिच को 5-0 से हराया। वहीं मोहम्मद हसमुद्दीन भी 56 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने बोत्सवाना के मुक्केबाज को मात दी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी की है। भारतीय कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजों में पहले स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन दूसरे और भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा तीसरे स्थान पर हैं। कोहली के 922 रेटिंग अंक हैं। बात अगर टीम रैंकिंग्स की करें तो भारत पहले, न्यूजीलैंड दूसरे और दक्षिण अफ्रीका तीसरे स्थान पर है। कमाल की एक ही ओवर में 3 चौके जड़े थे। भारतीय कप्तान विराट कोहली आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज बने हुए हैं, जबकि टीम रैंकिंग में भारत पहले स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2-1 से जीत दर्ज करने वाले कप्तान कोहली ताजा जारी रैंकिंग में 922 अंक के साथ शीर्ष पर है। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन 913 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है, जबकि चेतेश्वर पुजारा 881 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर है। टीम रैंकिंग में भारत पहले जबकि न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका तीसरे, इंग्लैंड चौथे और ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर है। गेंदबाजों की सूची में टॉप 10 में भारत के 2 गेंदबाज आर अश्विन 6ठे पायदान पर और रविंद्र जडेजा 10वें पायदान पर शामिल है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बुधवार को लॉर्ड्स के मैदान पर आयरलैंड के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच मुकाबले से चोट के कारण बाहर नहीं हो गए होते तो उनके पास शीर्ष पर पहुंचने का मौका होता। गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज पैट कमिंस और इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एंडरसन के बीच 16 अंक का फासला है। एंडरसन को दक्षिण अफ्रीका के कागिसो रबाडा ने नवंबर में शीर्ष स्थान से हटा दिया था।
इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने इस स्थान पर कब्जा जमा लिया और एंडरसन दूसरे पायदान पर काबिज हैं। रैंकिंग में शीर्ष पर बने रहने के लिए हालांकि एंडरसन और कमिंस के बीच 1 अगस्त से शुरू होने वाले एशेज श्रृंखला में कड़ी टक्कर होगी। हरफनमौला खिलाड़ियों की रैंकिंग में जडेजा सर्वश्रेष्ठ भारतीय हैं। वह वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन के बाद तीसरे स्थान पर हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को भारत के खिलाफ होने वाली आगामी टी20 सीरीज के लिए पहले 2 मैच के लिए टीम का ऐलान कर दिया। वेस्टइंडीज की टीम में क्रिस गेल को जगह नहीं मिली, जबकि सुनील नरीन और कीरन पोलार्ड की टीम में वापसी हुई है। वहीं ऑलराउंडर कार्लोस ब्रेथवेट को टीम की कमान सौंपी गई है। अगले महीने भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली भिड़ंत के लिए भारत अपनी टीम पहले ही घोषित कर चुका है। वहीं मेजबान टीम वेस्टइंडीज ने भी पहले 2 टी20 मैचों के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। दोनों टीमों के बीच सबसे पहले 3 टी20 मैच खेले जाने हैं। सीरीज के पहले 2 मैच अमेरिका में खेले जाने हैं, जबकि तीसरा मैच वेस्टइंडीज में होगा। वेस्टइंडीज की 14 सदस्यीय टीम में सुनील नरेन और कीरन पोलार्ड की वापसी हुई है, जबकि क्रिस गेल इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2019 में शानदार प्रदर्शन करने वाले निकोलस पूरन को भी टीम में जगह दी गई है। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज एंथनी ब्राम्बल पहले 2 टी20 के लिए चुनी गई टीम में इकलौता नया चेहरा होंगे। कप्तान कार्लोस ब्रेथवेट की अगुवाई वाली टीम में हरफनमौला आंद्रे रसल भी शामिल हैं, बशर्ते वो फिटनेस टेस्ट में खरे उतरें। गौरतलब है कि बाएं घुटने की चोट के कारण विश्व कप से वो बाहर हो गए थे। चयन समिति के अंतरिम अध्यक्ष रॉबर्ट हैंस का कहना है कि अनुभवी सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल कनाडा में होने वाली GT20 सीरीज खेलने के कारण इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी जगह जॉन कैम्बेल को टीम में चुना गया है। गौरतलब है कि नरेन ने अपना आखिरी टी20 मैच इंग्लैंड के खिलाफ 2 साल पहले खेला था, जबकि पोलार्ड ने पिछले साल नवंबर में आखिरी टी20 मैच में भाग लिया था। गौरतलब है कि 3 टी20 मैचों के अलावा भारतीय टीम वेस्टइंडीज में 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच की सीरीज भी खेलेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने नए संविधान के अंतर्गत इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन यानी ICA को मान्यता दे दी है। ये संगठन पूर्व खिलाड़ियों के हितों की देखभाल के लिए होगा। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें सिर्फ भारत के पूर्व पुरुष या महिला क्रिकेटर ही शामिल हो सकते हैं। ICA की कार्यप्रणाली BCCI की कार्यप्रणाली से अलग रहेगी और एसोसिएशन को अपने फंड्स अपने आप जुटाने होंगे। हालांकि बोर्ड शुरुआत में कुछ ग्रांट दे सकता है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स कपिल देव, अजित अगरकर और शांता रंगास्वामी ICA के निदेशक हैं और चुनाव होने तक अपने पद पर बरकरार रहेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम लंबे समय से चौथे नंबर के बल्लेबाज की समस्या से जूझ रही है। हाल ही में विश्व कप में भी टीम इंडिया मध्य क्रम में लड़खड़ाती नजर आई। वेस्टइंडीज के दौरे पर टीम इंडिया नंबर 4 के संकट से उबर सकती है। टीम में 2 युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जगह मिली है, जो इस पोजीशन पर अच्छा प्रदर्शन कर भारतीय मध्य क्रम को मजबूत कर सकते हैं। विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने वाली टीम इंडिया पर एक बार फिर मिडिल ऑर्डर को लेकर सवाल उठने लगे। खासकर नंबर 4 पोजीशन को लेकर टीम इंडिया लंबे समय से जूझती नजर आ रही है। पिछले लगभग 4 सालों से भारत नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने वाले क्रिकेटर की तलाश कर रहा है। इसके लिए कई खिलाड़ियों को मौका दिया गया, लेकिन कोई भी इस पर अब तक खरा नहीं उतर पाया। हालांकि KL राहुल ने जरूर इस पोजीशन पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन विश्व कप में शिखर धवन के चोटिल होने के बाद उन्हें रोहित के साथ ओपनिंग में उतरना पड़ा। भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज के दौरे पर जा रही है और शिखर धवन फिट होकर टीम के साथ जुड़ चुके हैं। ऐसे में राहुल एक बार फिर नंबर 4 पर अपना दावा ठोकेंगे। वहीं इस बार नंबर 4 पोजीशन के लिए मनीष पांडे और श्रेयस अय्यर को भी आजमाया जा सकता है। बात अगर मनीष पांडे की जाए तो दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अब तक 23 वनडे खेले हैं। पांडे ने 36.66 की औसत से 440 रन बनाए हैं। 2016 में मनीष पांडे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाकर काफी सुर्खियां बटोरी थी। निसंदेह कर्नाटक का यह बल्लेबाज बेहद प्रतिभाशाली है। वेस्टइंडीज दौरे पर गई इंडिया ए में भी उन्होंने 4 मैच में 155 रन बनाए। एंटीगुआ में पांडे ने 16 जुलाई को खेले गए मैच में शतक लगाकर टीम को जीत दिलाई थी। उनके चयन में इस साल खेले गए IPL में उनकी भूमिका भी आधार बनी। उन्होंने 130.79 की स्ट्राइक रेट से 344 रन बनाए
और वो तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर को सीनियर लेवल पर कम अवसर मिले हैं। 2017 में वनडे डेब्यू करने के बाद वो केवल 6 वनडे खेल पाए हैं। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल के कप्तान अय्यर ने 16 मैचों में 463 रन बनाए हैं। अगर अय्यर नंबर 4 पर खेलते हैं तो मनीष पांडे को निचले क्रम में रखा जा सकता है। नंबर 6 पर खेलते हुए मनीष पांडे ने 45.66 की औसत से 137 रन बनाए हैं। वेस्टइंडीज के दौरे पर सभी की नजरें नंबर 4 की पोजीशन पर होंगी। उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले कई सालों से चले आ रहे नंबर 4 के इस संकट से भारतीय टीम को जल्द निजात मिलेगी और भारत को मध्यक्रम का एक मजबूत बल्लेबाज मिलेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। फिलहाल इतना छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल समाचार। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? अरे सर मुझे नाम सर, एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। शिवानी, हाँ जी दीदी, मुझे तेरा कुछ सामान मिला है। क्या है ये? अरे ये तो मेरी गर्भ निरोधक गोली है। धीरे बोल, तुझे पता भी है इनके बारे में? पता है दीदी, गर्भ निरोध का सबसे आसान तरीका है गोली। मैंने ही बताया था। आपने बताया था। मेरा आइडिया है दीदी। याद करो उस दिन जब हम आइसक्रीम खा रहे थे, तो मैंने कहा था नए जमाने की गोलियां सबसे भरोसेमंद और असरदार है। बोला था कि नहीं? देखा दीदी, मेरे बॉस की तरह सारा श्रेय खुद लेना चाहती है। अच्छा, याद है चुन्नी, जब बारिश हो रही थी, मम्मा ने पकोड़े बनाए थे, है ना? तब मैंने कहा था पहले हम चुन्नू को पूरा प्यार देंगे, फिर अगले की सोचेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? और अब कौन श्रेय ले रहा है, बताना जरा। अब तुम लोगों ने मिलकर इतनी बातें कर ही ली हैं, तो मेरे बताने के लिए बचा ही क्या? नए जमाने की गर्भ निरोधक गोली, इसकी सच्चाई को जानेंगे तो आप भी करोड़ों खुश परिवारों की तरह इसे ही मानेंगे। फैसला लिया है एक साथ। के बाद स्वागत है। 67 साल पहले भारत ने ओलंपिक में पहला निजी पदक हासिल किया था। ये पदक भारत को लेजेंडरी रेसलर और पॉकेट डायनेमो के नाम से मशहूर केडी जाधव ने दिलाया था। जाधव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। 23 जुलाई को महाराष्ट्र के केडी जाधव ने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में देश को पहला मेडल दिलाया था। स्वतंत्र भारत में व्यक्तिगत तौर पर ओलंपिक में पदक जीतने वाले वे पहले खिलाड़ी थे। उन्हें हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती के फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक हासिल हुआ था। उस साल भारत को 2 पदक मिले थे, पहला हॉकी में और दूसरा कुश्ती में। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, आज से कई साल पहले जब केडी जाधव ने मेडल जीता था, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होंगी, लेकिन आपने जरूर बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि किस तरह का माहौल था जब केडी जाधव ने मेडल जीता और जब वो लौट के अपने गाँव आए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि भारत के लिए केडी जाधव जी ने लंदन ओलंपिक्स में पहला अपना योगदान दिया था और पहले ओलंपिक्स में उन्होंने 6ठा स्थान प्राप्त किया था। लेकिन जब वो लंदन में छठे आए थे तब उनका एक मन का निर्धार पक्का हुआ था कि मुझे आगे आने वाले ओलंपिक्स में भारत के लिए कुछ हासिल करके दिखलाना है। और 4 साल कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने देश के लिए पहला मेडल जो ब्रॉन्ज था वो हासिल किया। और फिर जब वो इंडिया में अपने गांव दाखिल हुए तो मैंने सुना है कि 101 बैलगाड़ियों की जोड़ी से उनका तहे दिल से स्वागत किया गया था।
केडी जाधव महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव गोलेश्वर में रहते थे। उन्हें बचपन से ही खेलों में रुचि थी। भारत को आजादी मिलने के बाद पहला ओलंपिक लंदन में 1948 में हुआ था, जिसमें जाधव को निराशा हाथ लगी। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती में तीसरा स्थान हासिल किया। 14 अगस्त 1984 को एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। 1952 में भारत को हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाने वाले केडी जाधव 44 साल तक देश के अकेले व्यक्तिगत पदक विजेता रहे। उन्हें उस दौर में पॉकेट डायनामो के नाम से भी जाना जाता था। अशोक मर्तोलिया, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारोत्तोलन में देश के पास मीराबाई चानू, जेरेमी लालरिनुंगा जैसे स्टार चेहरे हैं, जिनसे देश को ओलंपिक में पदक लाने की उम्मीद हरदम रहती है। इसी कड़ी में अब एक और युवा चेहरा राजस्थान के अजय सिंह शेखावत का है, जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा रिजल्ट देकर अगले साल होने वाले ओलंपिक खेल के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। गोल्ड मेडल की चमक से चेहरे पर खिलकर आती मुस्कान की ये तस्वीर भारोत्तोलक अजय सिंह शेखावत की है, जिन्होंने हाल ही में अपनी ताकत का लोहा समोआ में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मनवाया। राजस्थान के अजय सिंह ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में देश के लिए स्वर्ण पदक जीत खुद को आगे बढ़ने का एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया। बड़ी बात ये रही कि इस युवा वेट लिफ्टर ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में ये पदक नए रिकॉर्ड के साथ जीता। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अजय ने सफलता को गले लगाया हो। इस खिलाड़ी का पिछला रिकॉर्ड उनके लगातार आगे बढ़ने की तस्दीक करता है। अजय ने साल 2015 में गुवाहाटी में आयोजित साउथ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता, तो 2017 में ऑस्ट्रेलिया में हुई कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मेरा सपना था कि मैं ओलंपिक के लिए एक अच्छे अंक प्राप्त करूंगा यहाँ से, क्योंकि इससे पहले जो मेरा कंपटीशन था एशियन चैंपियनशिप जो चाइना में हुआ था, तो इतना इंजरी था मुझे, तो उसके कारण मैं अपना बेस्ट नहीं कर पाया था। तो फिर मैं वहाँ से रिकवरी करके फिर टारगेट था कि इस कंपटीशन में मुझे अच्छा करना है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में और रिकॉर्ड बनाना है। भारतीय वेट लिफ्टिंग टीम के कोच विजय शर्मा भी इस जोशीले और प्रतिभावान एथलीट की प्रतिभा के कायल हैं और उनके मुताबिक अजय अगर इसी तरह से आगे बढ़े तो निश्चित रूप से सफलता उनके कदमों पर होगी। अजय सिंह पिछले 5 साल से नेशनल कैंप में और काफ़ी अपने प्रदर्शन में सुधार कर रहा है और मैं उम्मीद कर उसका जो टोटल है वो अभी तक का लाइफ बेस्ट टोटल है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स का भी रिकॉर्ड और कॉमनवेल्थ का भी रिकॉर्ड है और उसका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। मैं आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में उससे गोल्ड मेडल की उम्मीद करता हूँ। मीराबाई चानू को अपना आदर्श मानने वाले अजय सिंह ने महज 12 साल की उम्र से ही इस खेल में खुद को तपाना शुरू कर दिया था और अब इस वेट लिफ्टर का अगला लक्ष्य विश्व चैंपियनशिप है, जो कि सितंबर में आयोजित होनी है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारोत्तोलन में अपनी सफलता के ग्राफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया मुकाम देने वाले राजस्थान के अजय सिंह शेखावत का सपना है कि वो टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा बने। देश के इस उभरते युवा भारोत्तोलक से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। भारोत्तोलक अजय सिंह शेखावत ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में न केवल गोल्ड मेडल जीता बल्कि एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। इस वक्त वो हमारे साथ हैं। गोल्ड मेडल आया, बड़ी कामयाबी? मुझे खुशी है, पर इससे बड़ी कि मैंने रिकॉर्ड बनाया। मेरा सपना था कि मैं ओलंपिक के लिए एक अच्छे अंक प्राप्त करूंगा यहाँ से, क्योंकि इससे पहले जो मेरा कंपटीशन था एशियन चैंपियनशिप जो चाइना में हुआ था, तो इतना इंजरी था मुझे, तो उसके कारण मैं अपना बेस्ट नहीं कर पाया था। तो फिर मैं वहाँ से रिकवरी करके फिर टारगेट था कि इस कंपटीशन में मुझे अच्छा करना है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में और रिकॉर्ड बनाना है। आपने कभी एक पल भी सोचा था कि आप जब इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक नया रिकॉर्ड कीर्तिमान बना लेंगे? हाँ, एक अंदर मतलब कि सोचा था कि हाँ कि मुझे रिकॉर्ड बनाना है और ये जो मेरे पास मौका मिला इसको मैं मतलब वेस्ट नहीं जाने दूँ। तो फिर जो सोचा था मैंने वहाँ पे किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स आपने कभी नहीं खेला, एशियन गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया था लेकिन आप 5th पोजीशन पर रहे थे, तो ऐसे इस सब के बीच में कॉमनवेल्थ वेट जो चैंपियनशिप थी इसमें पार्टिसिपेट करना कितना चुनौतियों से भरा था आपके लिए? ये था कि पहले इंजरी था तो फिर मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा इसे, तो ये नेक्स्ट इससे अगला जो कंपटीशन वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसकी तैयारी करूँ। पर जैसे जैसे ठीक होने लग गया फिर मैंने और ट्रेनिंग हार्ड करना शुरू कर दिया और उसके बाद में फिर मैं वहाँ जाके
जो मेरा अचीवमेंट था, जो मैंने सोचा था, वहाँ पे अपना पर्सनल बेस्ट किया मैंने। अभी सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए, उसको लेकर के किस तरह की तैयारी है? घर भी नहीं जाऊँगा, सीधा वहाँ पटियाला जाके वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू कर दूँगा और फिर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थाईलैंड में है पटाया में, उसके लिए पूरा फोकस करके वहाँ पे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करूँगा। अपने यहाँ तक के सफ़र के बारे में बताइए। 2014 में मैंने फर्स्ट नेशनल खेला यमुनानगर में, तो मेरा फर्स्ट टाइम वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल था और फिर मैं वहाँ से मुझे कैंप में बुलाया और फिर कैंप से मैंने 2015 से कैंप में हूँ अभी तक और फिर वहीं से फिर मैं इंटरनेशनल प्लेयर बना। तो ये थे अजय सिंह शेखावत, जो कि काफ़ी उम्मीदों से भरे हुए हैं और उन्हें विश्वास है अपने आप पर कि वो आगे आने वाली प्रतियोगिताओं में भी अच्छा करके दिखाएंगे। कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। गैरेथ बेल जल्द ही रियल मैड्रिड छोड़कर किसी और टीम से करार कर सकते हैं। क्लब उन्हें बेचने का मन बना चुका है, लेकिन इस दौरान पिछले मैच में उनके ना खेलने के कारण एक विवाद भी शुरू हुआ। रियल मैड्रिड के कोच जिनेदिन जिदान का कहना है कि कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है जिससे किसी खिलाड़ी का अपमान हुआ हो। रियल मैड्रिड के कोच जिनेदिन जिदान का कहना है कि उन्होंने किसी भी खिलाड़ी का निरादर नहीं किया है। ये मामला गेराथ बेल से जुड़ा हुआ है। क्लब उन्हें बेचने का मन बना चुका है और इसका जिक्र भी जिडान ने किया। रविवार को बायर्न म्यूनिख से 3-1 से हारने के बाद ऐसी बात सामने आई थी कि जिडान ने कहा कि अगर बेल क्लब छोड़ देते हैं तो ये टीम के लिए अच्छा होगा। इस पर बात करते हुए जिडान ने ये भी बताया कि गेराथ बेल ने खुद उस मैच में नहीं खेलने का फैसला किया था। यही समस्या है। मेरी स्पेनिश ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन एक बात मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। पहली बात, मैंने किसी का अनादर नहीं किया है और किसी खिलाड़ी का तो बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि खिलाड़ी ही सबसे अहम है और जब भी मैं यहां किसी खिलाड़ी के साथ हूं तो मैं उसके साथ ही खड़ा रहूंगा। दूसरी बात ये कि क्लब उन्हें बेचने का प्रयास कर रहा है। तीसरी बात ये बहुत ही जरूरी है कि उस दिन गेराथ खुद खेलना नहीं चाहते थे, इसलिए वो नहीं खेले। उन्होंने कहा कि क्लब उन्हें बेचने की बात कर रहा है और वो नहीं खेलना चाहते। हालांकि अभी गेराथ बेल के किसी और क्लब से जुड़ने का फैसला नहीं हुआ है और जिडान ने कहा कि वो ट्रेनिंग सेशन में पहले की तरह ही हिस्सा लेंगे। जी हाँ, आप सवाल पूछ सकते हैं और मैंने पहले ही इसका जवाब तो दे दिया है। अब सिचुएशन ये है कि कुछ भी नहीं बदला है। फिलहाल गेराथ हमारे साथ ट्रेनिंग करेंगे। मेरे ख्याल में इतना कहना ही काफी होगा। आज वो टीम के साथ साधारण तरीके से ट्रेन करेंगे और फिर मुकाबले में देखा जाएगा। गौरतलब है कि गेराथ बेल 2013 में रिकॉर्ड 100 मिलियन यूरो के करार के साथ रियल मैड्रिड से जुड़े थे और तब से वो टीम के साथ 4 चैंपियंस लीग खिताब जीत चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से वो शुरुआती 11 में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में ये उम्मीद है कि उनका जल्द ही किसी और क्लब के साथ करार हो सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। आज से टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में सिर्फ 1 साल बाकी बचेगा, यानी इन खेलों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आयोजकों के मुताबिक खेलों से जुड़ी सभी तैयारियां ट्रैक पर हैं और फिलहाल टेस्ट इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बुधवार यानी 24 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में सिर्फ 1 साल बाकी रह जाएगा। आयोजकों का कहना है कि खेलों से जुड़ी सभी तैयारियां ट्रैक पर हैं। नेशनल स्टेडियम, ओलंपिक विलेज, पैरालंपिक विलेज, नए तैयार किए गए आयोजन स्थल और अस्थायी आयोजन स्थलों का निर्माण कार्य तय कार्यक्रम के मुताबिक चल रहा है। टिकटों की घरेलू बिक्री के पहले चरण में 3.22 मिलियन टिकट बिक चुकी हैं, जो उम्मीद से भी ज्यादा हैं। फिलहाल ओलंपिक के टेस्ट इवेंट्स चल रहे हैं और तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। दिसंबर 2018 में आयोजकों ने कहा था कि इन खेलों पर कुल $12.1 बिलियन खर्च होंगे। हालांकि खेलों की तैयारियों में कुछ विवाद भी देखने को मिले हैं। 2015 में आयोजकों ने प्लेजियरिज्म के आरोप के चलते ओरिजिनल लोगो को हटा दिया था। वहीं नेशनल स्टेडियम का ओरिजिनल डिजाइन भी छोड़ना पड़ा था क्योंकि वो काफी महंगा माना जा रहा था। इससे पहले इसी साल सुनिकाजु ताकेदा ने जापानी ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उन पर टोक्यो 2020 की बोली के दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप थे। फिलहाल इस बात को लेकर भी कुछ सवाल हैं कि टोक्यो शहर ओलंपिक के दौरान एथलीट्स और दर्शकों के लिए कितना गर्म रहेगा। जुलाई 2018 में टोक्यो में रिकॉर्ड हीट वेव देखने को मिली थी, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग मारे गए थे। जापान के मौसम विभाग के मुताबिक 1998 के बाद ये पहली बार है जब महीने का औसत तापमान 30 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है।
टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन 24 जुलाई से 9 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं पैरालंपिक गेम्स 25 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी एलिसन रिस की बॉलीवुड डांस की झलकियों के साथ। एलिसन ने अपनी शादी में बॉलीवुड के गानों पर डांस किया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। नमस्कार।